हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स देखेंगे फरवरी 2025 का। इसके पहले आपका 2024 का सारे 12 महीने का करंट अफेयर्स इसी चैनल पर पड़ा हुआ है, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। और जनवरी 2025 की भी करंट अफेयर्स पर क्लास आ चुकी है। जो लोग भी दो एग्जाम अभी करंट में आपके सामने आ रहे हैं, एक आ रहा है बीपीओ का और दूसरा आ रहा है आपका मंडी परिषद का, मंडी परिषद सचिव। मंडी परिषद का 13 अप्रैल को है, तो 13 अप्रैल वाला जिसका भी एग्जाम है उन्हें कम से कम 15 मार्च तक का करंट पढ़ना है। तो मंडी वाले फरवरी तक पूरा यहाँ से कंप्लीट कर लें यूपी का करंट। इसके बाद 10 से 15 दिन का करंट आप वन लाइनर्स कहीं से भी पढ़ लेना। और अगर पॉसिबल होगा तो आपके एग्जाम के पहले मार्च महीने का भी करंट अफेयर्स की क्लास आ जाएगी। बीपीओ वालों को मार्च पूरा पढ़ना है, मार्च 2025 तक का पूरा पढ़ना है। और ये करंट कब से पढ़ना है? मार्च 2024 से। ये ध्यान रखना, पिछले एक साल का करंट अफेयर्स होना चाहिए आपके पास। जब आपके पास एक साल का करंट अफेयर्स होता है तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके यहीं से ही पूछे जाते हैं। आजकल ट्रेंड इन लोगों का थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, तो दो चार क्वेश्चंस कभी कभी बहुत पुराने पूछ देते हैं, बट उतना कवर करना पॉसिबल नहीं होता है। वो क्वेश्चंस वही लोग टैकल कर पाते हैं जो लगातार एग्जाम दे रहे हैं, तो उन्होंने पहले भी करंट पढ़ा है तो उनको याद आ जाता है। ठीक है, हर करंट अफेयर्स में आप लोग देख रहे होंगे, आज के में भी जैसे हम यूपी के जितने भी पर्यटन स्थल हैं सबकी बात करेंगे, कौन सा किस जिला में स्थित है ये हो जाएगा। यूपी जीके का और क्या आ जाता है, कोई ना कोई आर्द्र भूमि हर एक करंट में आ जाती है, पूरी डिटेल मिल जाती है। कोई ना कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हर एक करंट अफेयर्स में आ जाती है। तो यूपी जीके तो आपका यूपी के करंट अफेयर्स के साथ भी उसका एक मेजर पोर्शन आपका कवर होता जाता है। बहुत अच्छे से पढ़िए, अब एग्जाम नज़दीक आ रहा है। इसके बाद एक शॉर्ट वीडियो आएगा बीपीओ वालों के लिए कि कहाँ कंटेंट क्या प्रोवाइड कराया जा रहा है, टेस्ट कैसे लगाने, पूरी स्ट्रेटजी पर बात होगी। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़ पाए, उस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में बता दिया जाएगा कि ऐसे जुड़ पाओ। सेम एक वीडियो मंडी वालों के लिए आएगा, मंडी सचिव वालों के लिए, कि जो लोग भी बैच लेके बैठे हैं लेकिन कंटेंट अगर किसी किसी स्टूडेंट को क्या होता है ना, जैसे टेस्ट नहीं मिल रहा है, कोई और प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सारी डिटेल वहाँ पर एक वीडियो बना के दिखा दी जाएगी कि कहाँ पर किस फोल्डर में क्या चीज़ है। बाकी आप लोगों से भी यही आग्रह है कि आप लोग जाओ, बैच ओपन करते हो तो बैच में एक ऑप्शन आता है कंटेंट का, कंटेंट पहले ओपन करो तो सारे फोल्डर ओपन हो जाते हैं। उस फोल्डर का नेम बहुत अच्छे से पढ़ो, इसके बाद उसके अंदर चले जाओ क्या क्या है, और जब तक जितने फोल्डर मिल रहे हैं, जो भी फाइल मिल रही है, खुद से ओपन करके देखो तो ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम आज की क्लास पर। पहला ही टॉपिक है सूरजपुर आर्द्र भूमि। जैसा मैंने बोला कि हर एक क्लास में कोई ना कोई आर्द्र भूमि आती है करंट की क्लास में, या और एक ना एक कोई आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ जाती है। आज की क्लास में भी वही होगा। तो सूरजपुर कहाँ पर स्थित है ये आर्द्र भूमि? नोएडा के पास में, ग्रेटर नोएडा के पास में। और इसका वैसे तो आर्द्र भूमियाँ जो हैं इनका संरक्षण कौन करता है? पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत अधिकतर आ जाती है, लेकिन कुछ आर्द्र भूमियाँ ऐसी हैं जो शहरी निकाय होते हैं या शहरी अथॉरिटी होती हैं उनके अंतर्गत आती है। जैसे ये सूरजपुर आर्द्र भूमि है, किसके अंतर्गत आती है? ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आती है। तो ग्रेटर नोएडा का जो प्राधिकरण है, इसने सूरजपुर आर्द्र भूमि की सुरक्षा और संरक्षण के लिए एक परियोजना विकसित की है। इस आर्द्र भूमि को खतरा कहाँ से है? अत्यधिक प्रदूषित अवशिष्ट जल, क्योंकि जितने भी मेट्रो सिटीज हैं उसके आसपास सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो है प्रदूषित जल की आर्द्र भूमियों के लिए। और दूसरा अतिक्रमण की, कि अंधाधुंध तरीके से इसके नालों में, मतलब इसमें नाले छोड़े गए इस आर्द्र भूमि में। इससे गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र इसका क्या है, खतरे में पड़ गया। औद्योगिक शहर ग्रेटर नोएडा के हृदय में स्थित है ये, और महत्वपूर्ण वन्यजीव आवास के रूप में कार्य करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आर्द्र भूमि का नाम और कहाँ पर स्थित है। अब यह अभ्यारण्य कितने हेक्टेयर में फैला है? तो 325 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ठीक है, लेकिन इसका जो जल भराव क्षेत्र है वो कितना है? 60 हेक्टेयर की प्राकृतिक झील भी इसमें शामिल है। नोएडा से 20 किलोमीटर दूर दादरी सूरजपुर छलेरा डीएससी सड़क पर यह स्थित है। अब जितने भी जहाँ पर भी जल भरा रहता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पर पक्षी आते हैं। ये तो सब लोगों ने, आप लोगों ने देखा होगा, कभी खेत में पानी लगते हुए देखा होगा, तो जैसे ही खेत में पानी भरता है पक्षी चारों तरफ से आ जाते हैं। सेम ये होता है कि जो भी आर्द्र भूमि होती है वो सबसे ज़्यादा निवास स्थल पक्षियों के लिए होता है। एक तो बहुत गहरी है, तो फिर जो जलीय जीव होते हैं उनके लिए भी हो जाता है। सर्दियों के मौसम में यह आर्द्र भूमि विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करती है।
जिससे इसका पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय मूल्य क्या होता है, बढ़ जाता है। यह ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश के अधिकार क्षेत्र में आता है, ये चीज बता दी गई आपको। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में क्षुद्र ग्रह की खोज। तो क्या ये उत्तर प्रदेश में क्षुद्र ग्रह है? उत्तर प्रदेश के किसी एक छात्र ने इसकी खोज की है। क्षुद्र ग्रह तो कहाँ होते हैं? अंतरिक्ष में होते हैं। अभी कल की ही बात है, मैं गया था नेहरू प्लेनेटेरियम, दिल्ली में स्थित है, ठीक है। जो इनका 3 मूर्ति भवन है, जहाँ पर नेहरू जी का आवास था, यानी कि प्रधानमंत्री संग्रहालय अब वहाँ बन गया, उसी के बगल में स्थित है। तो वो पूरा एक पिक्चर सा दिखाते हैं 3D फॉर्म में, और पूरा प्लेनेट वगैरह, कौन सा प्लेनेट है, कहाँ है, क्या है, तो आपको लगता है जैसे अंतरिक्ष में आ गए हो, ठीक है। तो इन्हीं क्षुद्र ग्रहों की खोज हो रही है, ग्रहों की, तारों की, नए नए। तो ये कौन प्रोग्राम चलाता है? नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा ये चलाता है। इसमें दुनिया भर के जो अच्छे छात्र हैं उनको प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए खोजा जाता है, सम्मिलित किया जाता है, उनको चीज़ें बताई जाती हैं कैसे खोज करनी है, कुछ उपकरण हो तो वो हेल्प भी करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। फिर इसके माध्यम से जिन्होंने खोज की उनके नाम प्रकाशित होते हैं। तो नोएडा का कक्षा 9 के ये छात्र हैं दक्ष मलिक। इन्होंने एक क्षुद्र ग्रह की अनंतिम खोज के लिए इनको मान्यता दी गई है, जिसे वर्तमान में क्या नाम दिया गया इस क्षुद्र ग्रह को? 2023 OG40 इसके रूप में लेबल किया गया। अब ये परियोजना कौन सी है नासा की? अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह खोज परियोजना। अब चूंकि यूपी के व्यक्ति हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसमें इन्होंने भागीदारी की थी 2 अपने स्कूली मित्रों के साथ, सक्रिय रूप से भाग लिया और अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय खोज सहयोग से इन्हें परिचित कराया गया। IASC क्या है? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय खोज सहयोग नासा की एक संबद्ध नागरिक विज्ञान पहल है जो क्षुद्र ग्रह खोज में वैश्विक भागीदारी को सक्षम बनाती है। यह खोज जैसे इन्होंने की, ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है कि इसके पहले इस देश के केवल 5 ही ऐसे व्यक्ति हुए हैं या छात्र हुए हैं जिन्होंने क्षुद्र ग्रह की खोज की थी। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? एक लघु ग्रह होते हैं, मतलब ग्रह का ही टुकड़ा होता है, उनके ही पार्ट्स होते हैं। जब ब्रह्मांड बना था, बिग बैंग थ्योरी थी, तो ग्रह से टूट टूट के ये क्षुद्र ग्रह वहाँ पर घूम रहे हैं, ये भी परिक्रमा करते हैं। इनके इनके अध्ययन से क्या फायदा मिलता है? जब क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करते हो तो जिनसे ये क्षुद्र ग्रह बने उन्हीं से ही तो पृथ्वी या पूरा सौरमंडल बना है। तो सौरमंडल की स्थापना कैसे हुई, कैसे बना, इसकी खोज में ये महत्वपूर्ण इनका अध्ययन हो जाता है, ठीक है। तो लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हमारे सौरमंडल के निर्माण के प्रारंभिक चरण के अवशेष है ये। तीसरा है विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025। अभी आप लोगों ने पिछले महीने के कुछ करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा कि वन्यजीव दिवस भी किसी आर्द्रभूमि में मनाया गया था, ओखला पक्षी अभ्यारण्य में, ठीक है। और यहाँ पर विश्व आर्द्रभूमि दिवस भी कहाँ मनाया गया है? आपका पार्वती अर्गा रामसर साइट है जो आपकी गोंडा में है, यहाँ पर मनाया गया। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है, इसने 2 फरवरी 2025 को पार्वती अर्गा रामसर साइट गोंडा में विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी 2025 को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ था। पिछली क्लासेज में भी मैंने बताया कि ईरान का कोई एक योगदान जो हम किताबों में पढ़ते हैं, यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं, वो एकमात्र यही है कि जो रामसर सम्मेलन है, कन्वेंशन है, वो यहीं पर हुआ था और इन्हीं के नाम से ये कन्वेंशन जाना जाता है, रामसर कन्वेंशन। तो 2025 समारोह का आयोजन किया गया। यह दिवस आर्द्रभूमि के महत्व के संबंध में जागरूकता बढ़ाता है और प्रतिवर्ष यह मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है ये लिख दिया गया। 1971 में ईरान के रामसर में आर्द्रभूमि पर रामसर अभिसमय को अपनाए जाने की स्मृति को यह दर्शाता है। अब एक पहल है अमृत धरोहर। ये क्या है? इसको जून 2023 में रामसर साइटों के संरक्षण के लिए लॉन्च किया गया था। तो अमृत धरोहर पहल याद रखें किस लिए है ये? जो रामसर साइटें हैं उनके संरक्षण के लिए इसको लॉन्च किया गया था जून 2023 में। जो 4 प्रमुख घटकों, कौन कौन से घटक हैं? प्रजातियों और आवास का संरक्षण, प्रकृति आधारित पर्यटन, आर्द्रभूमि आजीविका और आर्द्रभूमि कार्बन पर केंद्रित हैं। आर्द्रभूमियों के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? औद्योगिक और मानवीय अपशिष्टों से होने वाला प्रदूषण, जो इन पारिस्थितिकी प्रणालियों को नष्ट कर देता है। ये तो चलो, ये खतरा तो है। एक खतरा और है, देश की जितनी आर्द्रभूमि थी 60 से 70% आर्द्रभूमि क्या कर ली गई है? अतिक्रमण हो गया। यहाँ पर बस्तियां बस गई, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनानी।
आर्द्रभूमि को क्या, आर्द्रभूमि होता है क्या, जल भराव वाला क्षेत्र, उसको क्या करके इन्होंने मिट्टी डाल के उसको लेवल में ला के और बना दी बड़ी बड़ी वो, क्योंकि शहरों में जमीन की कमी होती है, तो एनक्रोचमेंट बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है आर्द्रभूमियों का। अब चूंकि पार्वती अर्गा रामसर साइट का जिक्र हुआ है तो इसके बारे में जानते हैं। तो पार्वती अर्गा कहाँ पर स्थित है, ये तो बता दिया गया, गोंडा में। अवध ओझा सर यहीं के हैं, उनसे याद रखो, ठीक है। कभी कभी आता है थंबनेल बना के गोंडा के गुंडा, है ना। तो यह एक स्थायी स्वच्छ जल का वातावरण है जिनमें दो झीलें हैं, कौन कौन सी, पार्वती और अर्गा यहाँ पर शामिल हैं, जो वर्षा आधारित झीलें हैं और तराई क्षेत्र यानी कि गंगा के मैदान में स्थित है। निकटवर्ती एक वन है यहाँ का टिकरी वन, इसको भी इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब इसका पारिस्थितिक महत्व क्या है पार्वती अर्गा का, यह गंभीर रूप से लुप्त प्राय सफेद पूंछ वाले गिद्ध, जिसको क्या बोलते हैं, व्हाइट रम्प्ड वल्चर, भारतीय गिद्ध के लिए यह एक शरण स्थली है। गिद्धों का संरक्षण चल रहा है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, जटायु प्रजनन केंद्र। आप लोग बताना कमेंट में कि यूपी में कहां पर स्थित है जटायु प्रजनन केंद्र। अब कौन कौन से और जो होते हैं जीव जंतु पाए जाते हैं यहाँ पर, यूरेशियन कूट्स, मेलार्स, ग्रेलेज गीज, नॉर्दर्न पिंटेल्स, रेड केस्टेड पोचर्स जैसे प्रवासी पक्षी भी यहाँ पर सर्दियों के महीनों में आते हैं। प्रवासी वो होते हैं, साइबेरियन क्रेन आप लोगों ने अगर सुना होगा, साइबेरियन क्रेन होता है जो साइबेरिया से, रूस के उत्तर में है साइबेरिया, यहाँ से 12,000 किलोमीटर की यात्रा करके आते हैं ये, और फिर यहाँ पर प्रवास करते हैं, कुछ महीने रहते हैं, फिर उड़ जाते हैं, वहीं पहुंच जाते हैं। तो बहुत दूर दूर से प्रवासी पक्षी आते हैं। किसी ने अगर नहीं देखा है तो वो केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर में है, यहाँ पर जाए। यहाँ पर अलग अलग स्थान बने, बीच से रोड गया है, और जितने भी प्रवासी पक्षी हैं वो अपने उस अड्डे पर आके वहाँ बैठते हैं। बड़ा खूबसूरत दृश्य लगता है जब अलग अलग, जैसे आगे बढ़ते जाते हो अलग अलग प्रजातियां दिखाई देती जाती हैं आपको। इसे आक्रामक पश्चिमी जातियों, विशेष रूप से क्या है, जलकुंभी से खतरा है। यह क्षेत्र महर्षि पतंजलि और गोस्वामी तुलसीदास की जन्मस्थली, जो गोंडा वाला ये पार्वती अर्गा वाला क्षेत्र है, वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जो पतंजलि, महर्षि पतंजलि हैं वो, और गोस्वामी तुलसीदास हैं, इनकी जन्मस्थली थी। अब गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली वैसे तो राजापुर गांव मानी जाती है, चित्रकूट बांदा के पास है ना, लेकिन यहाँ पर भी एक वो है जैसे सांस्कृतिक स्थलों का आवास है, जिससे धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। फिर आते हैं बुंदेलखंड सौर ऊर्जा का केंद्र। उत्तर प्रदेश ने कब बोला था, 2022 में सौर ऊर्जा नीति आई थी कि 2027 यानी अगले 5 वर्षों में हम कितना, 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करेंगे। अभी तक अगर देखो तो 2 से 3,000 मेगावाट ही उत्पादन धरातल पर हुआ है, 2025 चल रहा है, तो अब ये लोग स्पीड बढ़ाएंगे। अब जब यूपी में उत्पादन करना है सौर ऊर्जा का, तो वो क्षेत्र चाहिए जहाँ पर जमीन हो और वो जमीन बंजर हो। इसके अलावा धूप बहुत तेज पड़ती है, तो वो तो पूरे यूपी में पड़ती है ना। धूप हो, आसपास जल की भी व्यवस्था हो, जिससे जो सौर पैनल हैं कुछ समय बाद इन्हें साफ भी करना पड़ता है। ये पूरी चीज़ें इनको कहाँ मिल जाती है, बुंदेलखंड वाले रीजन में। तो अधिकतर जो भी चीज़ें आप परियोजनाएं देख रहे होगे सौर ऊर्जा से संबंधित, बुंदेलखंड में स्थापित हो रही हैं। तो बुंदेलखंड क्या है, अक्षय ऊर्जा के एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में उभर रहा है, जिससे क्या क्षेत्रीय विकास और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। बुंदेलखंड में 4,000 मेगावाट की सौर ऊर्जा इकाइयां स्थापित की गई हैं। इस क्षेत्र में 10 नए सौर ऊर्जा संयंत्रों में से 995 मेगावाट ने काम करना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो बहुत प्रस्तावित बहुत सारी हैं, लेकिन जो धरातल पे उतरा है वो अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। झांसी में सौर ऊर्जा परियोजना कौन चला रहा है, टस्को लिमिटेड द्वारा 600 मेगावाट की परियोजना है, जो 2025 में चालू हो जाएगी। इसके साथ ही 2024 के मध्य में 1200 करोड़ रुपए के निवेश से बबीना, झांसी के पास पड़ता है, झांसी में ये कंपनी का नाम क्या है, फोर्थ पार्टनर एनर्जी द्वारा 100 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र भी कहाँ, बबीना में स्थापित किया जाएगा। और बताते हैं गरौठा करके झांसी में जगह है, झांसी जिला में, यहाँ पर भी सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा रही है। बड़ी परियोजना है। जालौन में अलग जिला है, झांसी के अलावा जालौन भी इसके पास का जिला है, यहाँ पर भी 600 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा रही है। अगला आते हैं रडार फैक्ट्री। आप लोग देख रहे होंगे कि इस टाइम पे यूपी के क्षेत्रों में डिफेंस से संबंधित जितने भी उत्पादन फैक्ट्रियां हैं बहुत जोर शोर से इनकी स्थापना हो रही है, और उत्पादन भी ये बहुत जल्दी शुरू कर दे रहे हैं।
क्यों हो रहा है? क्योंकि आज से 6-7 साल पहले बजट में मोदी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था क्या, 2 डिफेंस कॉरिडोर। डिफेंस कॉरिडोर होते क्या है? एक प्रकार से सारी सुविधाएं दे देना, हाईवे दे देना, भूमि अधिग्रहण करके इजीली भूमि मिल जाए, बिजली की सुविधा हो, जो नियामक हैं वो वहाँ पर काम करें, तुरंत व्यक्ति को जो भी लाइसेंस वगैरह चाहिए वो चीज़ें मिल जाएं। तो ये कॉरिडोर 2 बनाए थे, एक बना था तमिलनाडु में और दूसरा घोषित किया गया था यूपी में। यूपी के 6 जिले थे इसमें, उन्हीं 6 जिलों में ये कॉरिडोर विकसित है, उसी के आसपास इन फैक्ट्रियों की स्थापना हो रही। तो आगरा भी कॉरिडोर में शामिल है, लखनऊ भी शामिल है, यूपी के जो जिले हैं, और कानपुर। इसके बाद झांसी है आपका, अलीगढ़ है ना, चित्रकूट है, टोटल 6 हो गए। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के निकट बिझामई गांव, यहाँ पर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 400 करोड़ रुपए की लागत से रडार फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। 60 हेक्टेयर में यह फैक्ट्री कौन भेल बनाएगा? भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसके द्वारा स्थापित की जाएगी। वित्त वर्ष 2018-19 के बजट में देश में जो 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात हुई थी, पहला तमिलनाडु में था, कहाँ? चेन्नई, कोयम्बटूर, होसुर, सलेम और तिरुचिरापल्ली में, 5 जिले थे साउथ के, तमिलनाडु के। दूसरा यूपी के 6 शहरों में, अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ में यह स्थापित किया जाना था। अगला आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। अभी तक आपने सुना होगा IWAI का नाम, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये देश की थी। अब यूपी क्या है ना, यूपी बहुत जल्दी चीजें फॉलो करता है, केंद्र जो भी चीज शुरू करता है यूपी अपनी एक चीज उसी लेवल पर कर देता है। केंद्र ने शुरू की PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, यूपी ने बोला आप 1 करोड़ की बात कर रहे हो, इसमें से 25 लाख हम देंगे, 25 लाख जो सौर ऊर्जा संयंत्र है उसकी स्थापना हम करके देंगे। तो यूपी बहुत जल्दी चीज़ों को फॉलो करता है और इसलिए इसका फायदा भी हो रहा है, बहुत जल्दी ये ग्रोथ कर रहा है। तो इन्होंने क्या किया, अपना खुद का उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण इन्होंने बनाने की घोषणा कर दी। अब यूपी में क्या है, वैसे जो अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये वाला, जलमार्ग, जहाजरानी, नौवहन, बंदरगाह और समुद्री मामले। लेकिन यूपी में ये सारे मामले कौन देखता है? परिवहन मंत्रालय, तो इसके अंतर्गत ही ये स्थापना करेंगे। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में जल परिवहन तथा जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी। प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होगा? परिवहन मंत्री, या तो परिवहन मंत्री होगा या CM किसी भी व्यक्ति को बना सकते हैं जो व्यक्ति इन मामलों का क्या हो, विशेषज्ञ हो। जलमार्ग, जहाजरानी, नौवहन, बंदरगाह और समुद्री मामलों का जो भी व्यक्ति विशेषज्ञ हो उसे भी नामित कर सकते हैं। उपाध्यक्ष भी एक रहेगा जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI के अध्यक्ष द्वारा नामित, मतलब जो देश का है, इसका एक व्यक्ति भी रहेगा जो इसका अध्यक्ष नामित करेगा, वो भी यूपी के जो जलमार्ग प्राधिकरण है उसमें इसका भी एक सदस्य रहेगा। उत्तर प्रदेश के जो परिवहन आयुक्त हैं वो क्या होंगे? इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसी भी अथॉरिटी का सरकारी सेवक होता है। अगर बड़ी अथॉरिटी है तो IAS अधिकारी होता है, सचिव जिसे बोलते हैं। उल्लेखनीय है कि देश में 111, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए हैं, जिनमें से उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना सहित टोटल यूपी में कितने? 111 में से 11। जो फर्स्ट है आपका नेशनल वाटरवेज 1, वो कौन सा है? प्रयागराज से हल्दिया तक गंगा नदी पर। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI के बारे में जान लेते हैं। IWAI, ये मैंने बताया, जहाजरानी मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है। पहले इस मंत्रालय को भी नितिन गडकरी देखते थे, अभी आप लोगों को बताना है करंट में इस मंत्रालय के मंत्री कौन है। इसका गठन भारतीय संसद द्वारा IWAI अधिनियम 1985 के तहत किया गया था। मुख्यालय इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह नोएडा में स्थित है, जबकि इसके क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? पटना, कोलकाता, गुवाहाटी, कोचीन या कोची। और उप कार्यालय कहाँ कहाँ है? यूपी में 2 हैं, एक प्रयागराज, वाराणसी, फिर भागलपुर, रक्का और कोल्लम में भी है। अगला इंपॉर्टेंट तथ्य पर चलते हैं, वो है टूरिज्म का हब बना उत्तर प्रदेश। देश में सर्वाधिक टूरिस्ट इस बार कहाँ आए? यूपी में आए। ठीक, वैसे टूरिस्ट जो प्लेस था, जो कॉरिडोर एक होता था आगरा और फतेहपुर सीकरी वाला,
अगर किसी कॉरिडोर विशेष की बात करो तो आगरा कॉरिडोर में पहले भी बहुत आते थे, पूरे देश में सर्वाधिक आते थे, लेकिन राज्य विशेष की अगर पूरे की बात करो तो यूपी टॉप पर नहीं रहता था। इस बार यूपी टॉप पर है, सर्वाधिक टूरिस्ट यूपी में आए। अब यूपी में कहाँ आएंगे, किस वजह से आएंगे, तो सबको पता है, राम मंदिर, अयोध्या। और अब अगर प्रयागराज वाला डेटा अभी यहाँ पर नहीं जुड़ा है, ये अगर कर दोगे तो फिर तो पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया जाएगा, कुंभ वाला। ये डेटा इसमें नहीं है। तो जो राम मंदिर, अयोध्या में जो टोटल टूरिस्ट आए हैं तो देश में नंबर 1 पर आए। लेकिन अगर विदेशी टूरिस्ट की बात करो तो विदेशी टूरिस्ट सबसे ज़्यादा आगरा में आए हैं ताजमहल देखने। और जो देशी और विदेशी दोनों मिला के अगर बात करो तो अयोध्या गए हैं। तो वर्ष 2024 में 65 करोड़ से अधिक पर्यटक उत्तर प्रदेश आए, जिन्होंने इसे भारत की पर्यटन राजधानी बना दिया। अयोध्या का राम मंदिर, वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा वृंदावन आदि धार्मिक स्थलों ने उत्तर प्रदेश को विश्व स्तरीय आध्यात्मिक केंद्र में बदल दिया, जिससे पर्यटकों की संख्या में क्या है, अभूतपूर्व वृद्धि हुई। ये मंडी सचिव का बैच है। अब तो आप लोगों की परीक्षा आने वाली है, जानकारी है, बैच चल रहा है यहाँ पर और बहुत अच्छे से यहाँ पर तैयारी होगी। क्या क्या हो गया वो मैं एक शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आपकी टोटल 30 क्लास में इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर पूरी तरीके से ऐसे खत्म कर दिया कि केवल यही पढ़ लोगे तो भी आपका 90% क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे, मिनिमम 90% बोल। इसके अलावा इस पर जो टेस्ट हुए हैं, आपके 6 टेस्ट अब तक कुल हो चुके हैं, उनका लेवल वो है, सॉल्यूशन के साथ पढ़ लोगे तो केवल ए पढ़ लोगे तो भी आपकी 80 से 90% तैयारी हो जाएगी। दोनों कर लोगे तो पूरा कवर हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। आगे चलते हैं। वही एप्लीकेशन पर है, प्ले स्टोर से जीएस रिवॉल्यूशन ऐप डाउनलोड करोगे, वहाँ बैच है। अब आ जाते हैं, पर्यटन की बात हो रही है तो यूपी के सारे जितने भी पर्यटन स्थल हैं उनको देख लेते हैं। केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना 2 के अंतर्गत नैमिषारण्य, प्रयागराज, महोबा को विकसित किया जा रहा है। नैमिषारण्य यानी सीतापुर। इसका उत्तर प्रदेश में प्रमुख दर्शनीय स्थल देख लेते हैं। ताजमहल कहाँ है, आगरा में। वृंदावन के मंदिर, मथुरा, वृंदावन में मतलब मथुरा उसमें आते हैं। खानकाह रसीदिया कहाँ है, मैनपुरी में। भगवान बराह मंदिर कहाँ है, सोरो, कासगंज में। रूमी दरवाजा लखनऊ में, इनकी तो हाइट भी पूछी गई थी, याद हो, है ना। इसका गोला गोकर्णनाथ मंदिर लखीमपुर खीरी में। गोला गोकर्णनाथ के नाम पर एक मेला भी लगता है यहाँ पर। चक्र तीर्थ नैमिषारण्य सीतापुर में। आनंद भवन प्रयागराज में, यहाँ पर मोतीलाल नेहरू का निवास स्थान था, जवाहरलाल नेहरू। कड़क साह बाबा की मजार कौशाम्बी में। संत कबीर का जो निर्वाण स्थल है वो मगहर है, नाम भी उसका चेंज कर दिया गया। क्या कर दिया गया, संत कबीर नगर जिले में, पूरे जिले का नाम चेंज कर दिया गया। माथा कुंवर बुद्ध प्रतिमा कहाँ है, कुशीनगर में। दशावतार मंदिर 6वीं शताब्दी का, गुप्त काल का अगर प्राचीनतम मंदिरों के कहीं साक्ष्य हैं तो देवगढ़ है, ललितपुर जिला में पाया जाता है। पंचायतन शैली में बना है। इसकी डिटेल यूपी का जो आपका जीके उसमें बहुत अच्छे से दी गई है। हरिदेव जी का मंदिर कहाँ है, मथुरा में। लाडली जी यानी कि राधा जी का मंदिर मथुरा में। भीतर गांव गुप्तकालीन मंदिर, तो गुप्तकालीन मंदिर का फिर से एक जो बड़ा साक्ष्य जो ईंटों से बना है, 2 मंदिर हैं जो ईंटों से बने साक्ष्य मिलते हैं। एक है आपका कानपुर का भीतर गांव, एक है सिरपुर, ये छत्तीसगढ़ में चला गया, ठीक है। फिर भारद्वाज आश्रम एवं अक्षयवट कहाँ है, प्रयागराज में। शाकंभरी देवी मंदिर कहाँ है, सहारनपुर में। दान तीर्थ हस्तिनापुर वाला है, जो हस्तिनापुर पूरा एरिया ही मेरठ में आता है। हस्तिनापुर वही है आपका जहां पर पांडव और कौरव रहते थे, है ना, इनकी राजधानी थी। फिर बाद में पांडवों ने क्या बसाया था, इंद्रप्रस्थ, जो दिल्ली के निकट स्थित है। आगे चलते हैं। बावनी इमली शहीद स्थल कहाँ है, फतेहपुर में। फांसी इमली शहीद स्थल प्रयागराज में। शहीद स्थल छावनी कहाँ है, बस्ती में। कनक भवन अयोध्या में है। सप्त मातृका की प्रतिमा कन्नौज में है। जेके मंदिर, जेके टेम्पल हर बड़े शहर में है वैसे तो, लेकिन यूपी में अगर बात करो तो कानपुर नगर में, यहाँ पर मैं गया हूँ जन्माष्टमी के दिन 2-3 बार मैं यहाँ गया हूँ। दिगंबर जैन मूर्तियाँ कहाँ है, इटावा में। इसके बाद शुक्ल तालाब कहाँ है, कानपुर देहात में। शुक्लागंज भी एक कानपुर में स्थान है। गोरखनाथ मंदिर कहाँ है, गोरखपुर में। ये तो हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी वहाँ के महंत हैं, मैन हैं। बौद्ध स्तूप कहाँ पर है, कुशीनगर और पिपरहेवा सिद्धार्थनगर में। बाबा सोमनाथ जी का मंदिर कहाँ है, देवरिया। कामतगिरी पर्वत चित्रकूट में। कालिंजर दुर्ग कहाँ है, बांदा में। रजा लाइब्रेरी रामपुर में।
सिबली एकेडमी आजमगढ़ में, देवी पाटन या पाटेश्वरी देवी मंदिर बलरामपुर में है, पार्वती अर्गा मंदिर कहाँ है, गोंडा में, और पार्वती अर्गा झील की भी बात हुई थी, वो भी गोंडा में है आपका। इसके बाद रेणुकेश्वर महादेव मंदिर सोनभद्र में, सीता कुंड घाट कहाँ पर है ये, सुल्तानपुर में, सीता समाहित स्थल कहाँ है, भदोही संत रविदास नगर। इसके बाद 84 गुंबद कालपी में है, जालौन में, बेल्हा देवी मंदिर कहाँ है, प्रतापगढ़ में। इसके बाद झारखंडेश्वर मंदिर कहाँ है, हापुड़ में, ब्यास टीला एवं नरसिंह टीला जालौन में, विंध्यवासिनी देवी मंदिर मिर्जापुर में, बहुत फेमस है ये। इसके बाद लोधेश्वर मंदिर कहाँ है, बाराबंकी में, भृगु मंदिर कहाँ है, बलिया में, मुगल घाट फर्रुखाबाद, औगरनाथ मंदिर मेरठ में, जायसी स्मारक रायबरेली में, अशफाक उल्लाह की मजार कहाँ है, शाहजहांपुर में, श्री दाऊजी महाराज हाथरस में है, चाइना मंदिर श्रावस्ती में है, इंपॉर्टेंट है, रानी महल झांसी की रानी की बात हो रही तो झांसी में है, मकरबाई मंदिर महोबा में, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इन्हीं के ही सम्मान में ये पूरा शहर ही बसाया गया था, फतेहपुर सीकरी, इमामबाड़ा और छतर मंजिल लखनऊ में, लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर में, हाजी बारिश अली की मजार बाराबंकी, देवा शरीफ भी बोला जाता है, सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह बहराइच में, यहाँ पर अभी विवाद भी हो रहा था, जो मेला लगता था उसके उस पर, कपिल मुनि आश्रम रामेश्वर धाम मंदिर एवं कुंड भेदबुंड कहाँ है, फर्रुखाबाद में, महर्षि दधीची आश्रम सीतापुर में, छेमकली देवी मंदिर, पद्मावती सती मंदिर और जयचंद का किला और हाजी शरीफ दरगाह ये सब कहाँ है, कन्नौज में, भरतबुंड कहाँ है, अयोध्या में। आगे चलते हैं, एजाज अली हॉल कहाँ है, बिजनौर में, शुक्रताल का प्राचीन शिव मंदिर मुजफ्फरनगर, धानापुर शहीद स्मारक चंदौली, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा, ये जिन्होंने भी जीएस पढ़ी होगी, हिस्ट्री पढ़ी होगी, उसमें बताया यहाँ जाके इसकी मृत्यु हुई थी तो इसका मकबरा बना दिया गया। बहुत ज़बरदस्त आदमी था ये कॉर्नवालिस, जो पुलिस सिस्टम है पूरा यही लेके आया, जो जमींदारी सिस्टम है, जो सिविल सर्विस है आधुनिक, उन सब का जन्मदाता जनक यही व्यक्ति कहलाता है, ठीक है। और ये वही व्यक्ति है जो अमेरिका में जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1776 से 1783, तो सेना का कमांडर यही था, हार के वहाँ से आया, वो उपनिवेश उसका चला गया अंग्रेजों का, तो यहाँ भेज दिया था इसको। और फिर इन्होंने जो बनाया इस्पाती ढांचा है ना, जो इंडियन सिविल सर्विसेज है, इसको बोला जाता है इस्पाती ढांचा, तो इसने यहाँ पर बनाया था कि आगे ऐसा ना हो। श्री सनातन धर्म मंदिर गौतम बुद्ध नगर, देवकली मंदिर औरैया, विक्टोरिया हॉल घंटाघर हरदोई में है, यज्ञशाला बागपत में है, सैयद महमूद शाह अशरफ जहांगीर की दरगाह अम्बेडकर नगर, सैयद शाह अब्दुल रज्जाक की दरगाह बाराबंकी, महर्षि दुर्वासा का आश्रम प्रयागराज, बुंतेश्वर मंदिर बाराबंकी, सलामत शाह की मजार बाराबंकी, राज राजेश्वरी श्री विद्या मंदिर उन्नाव, दाऊजी मंदिर मथुरा और तुलसी स्मारक बांदा में है। आगे चलते हैं, वरुणा नदी में मिले प्रदूषक तत्व, इस पर बात हुई थी, बीएचयू की एक टीम थी वो इस पर रिसर्च कर रही थी। वरुणा नदी कहाँ है, वाराणसी, वाराणसी किस किस नदी के किनारे बसा है, गंगा और वरुणा। तो हाल ही में जो बीएचयू की टीम थी इन्होंने एक शोध किया और वरुणा नदी के जल में लगभग इन्होंने बोला कि 1000 प्रकार के प्रदूषक तत्व हैं। कौन कौन से तत्व हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी नाम जान लो, टर्ट एल्काइल फेनॉल, ऑक्टाइल फेनोल्स, ब्यूटाइल फेनोल्स, हेक्साडेसिल फेनोल्स जैसे जहरीले रसायन इसमें शामिल है। अब यूपी में 7 नए एक्सप्रेस वे को मंजूरी। अब चूंकि देखो बड़े बड़े एक्सप्रेस वे तो इन्होंने बना दिए लंबे लंबे, अब क्या होता है कोई जिला विशेष है उसको एक्सप्रेस वे तक जोड़ना है, तो ये क्या है, ये भी एक्सप्रेस वे यहाँ से लिंक एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। तो अब जरूरी नहीं है कि ये 600-500 किलोमीटर के हो, 100 के हो सकते हैं, 150 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, ऐसे करके लिंक एक्सप्रेस वेज की घोषणा की है इस बार। 7 नए और बनेंगे। ये कहाँ कहाँ, जो स्टेट कैपिटल रीजन है बताया था 6 जिले, लखनऊ और उसके आसपास के 5, यानी 1+5 हो गया, टोटल 6 जिलों को मिला के एससीआर बनाया गया एनसीआर की तर्ज पर। और इस एससीआर और दिल्ली एनसीआर के बीच में उत्तर प्रदेश के 56 जिलों को आपस में ये सभी एक्सप्रेस वे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इन 7 एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई कितनी होगी, 866 किलोमीटर, और ये एक्सप्रेस वे आने वाले 2 से 3 वर्षों में तैयार हो जाएंगे। पहला कौन सा है, चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस वे 120 किलोमीटर, तो ये क्या करेगा, बुंदेलखंड के जितने भी जिले हैं इन्हें आपस में जोड़ेगा। झांसी लिंक एक्सप्रेस वे क्या है, इसकी लंबाई 100 किलोमीटर होगी। इसके माध्यम से बुंदेलखंड के प्रमुख जिलों को एक्सप्रेस वे से सीधे संपर्क मिलेगा। फिर जेवर लिंक एक्सप्रेस वे 76 किलोमीटर लंबा होगा।
ये क्या करेगा, जेवर एयरपोर्ट को यमुना एक्सप्रेस वे से जोड़ देगा। इसके बाद बिंद एक्सप्रेस वे, इसकी लंबाई 320 किलोमीटर, ये ज़्यादा लंबा है और इस एक्सप्रेस वे से उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों को बेहतर यातायात की सुविधा मिलेगी। जैसे मिर्जापुर, बनारस, जौनपुर जैसे जिले प्रयागराज से जुड़ेंगे। बिंद पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस वे, इसकी लंबाई कितनी है, 100 किलोमीटर। विंध्याचल क्षेत्र को पूर्वांचल से जोड़ने के लिए मिर्जापुर से गाजीपुर के बीच में यह निर्मित होगा। लखनऊ लिंक एक्सप्रेस वे 50 किलोमीटर लंबा होगा। तो ये सारी जानकारी है। अब यूपी में पुराने एक्सप्रेस वे के बारे में थोड़े फैक्ट जान लेते हैं, कई बार पहले भी बताया जा चुका है, अभी फिर से जान लो। क्या है, यमुना एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेस वे था ये। गंगा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है। इसको आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे भी है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे है और लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे है। फिर गुरु रविदास जयंती, संत रविदास जी का नाम सुना होगा आपने, रविदास रैदास भी बोला जाता था, है ना। रामानंद जी के सभी लोग शिष्य थे, ये हो गए, धन्ना हो गए, पीपा हो गए। तो उत्तर प्रदेश में 12 फरवरी को गुरु रविदास जयंती मनाई गई। रविदास जयंती हिंदू का जो चंद कैलेंडर है, जो अंग्रेजी कैलेंडर होता है उसे बोला जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर, और हिंदू का जो है चंद कैलेंडर, इसके अनुसार माघ महीने की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस वर्ष यह 12 फरवरी को पड़ रहा है, तो इस दिन मनाई गई। गुरु रविदास और रैदास जो थे 14वीं शताब्दी के संत, और उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन है, तो भक्ति आंदोलन चला ही था किसमें, हिंदू धर्म में सुधार के लिए, उसके सुधारक माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म वाराणसी में एक मोची परिवार में हुआ था। एक ईश्वर में विश्वास और निष्पक्ष धार्मिक कविताओं के कारण इन्हें प्रसिद्धि मिली। आगे चलते हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन जाति व्यवस्था के उन्मूलन, क्योंकि निचली जाति से आते थे, बहुत सारा भेदभाव इनके साथ किया गया, तो इन्होंने उसी के उन्मूलन के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। और ब्राह्मणवादी समाज की जो धारणा का खुले तौर पर इन्होंने तिरस्कार किया। इनके भक्ति गीतों ने भक्ति आंदोलन पर तुरंत बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला, और इनकी लगभग कितनी 41 कविताएं ऐसी हैं जिनको सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बताया, एक अगर चिश्ती संप्रदाय के बाबा फरीद देखोगे, उनकी भी कविताएं हैं, कबीर दास जी की भी शामिल हैं। तो सिखों के धार्मिक ग्रंथ में इन सभी लोगों की चीज़ें शामिल हैं। संत रैदास स्वामी रामानंद के शिष्य थे, जबकि मीराबाई को संत रैदास की शिष्या कहा जाता था। इन्होंने रैदासिया या रविदासिया पंथ की भी स्थापना की थी, अभी भी चलता है ये पंथ, अनुयायी बहुत सारे हैं इनके। भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन अगर आप लोगों को जानना है तो ये भी भक्ति आंदोलन क्यों, जैसा बोला है कि जो समाज था, हिंदू समाज था, समय समय पर इसने बहुत सुधार किया। समय समय पर क्या होता है, कुरीतियाँ फैल जाती हैं, कुरीतियों को धर्म का पाठ मान लेते हैं, धर्म का पाठ मानते हैं तो समाज में विभाजन होने लगता है। तो इसने बहुत सारा सुधार किया। शंकराचार्य जी जो थे, इन्होंने शुरुआत की थी। शंकराचार्य जी के साथ ही या उनसे पहले शुरू हो गया था भक्ति आंदोलन साउथ में। 2 प्रकार के वो बने थे संप्रदाय, एक था अलबार जो भगवान विष्णु की पूजा करते थे, एक था नैनार। अलबार में 63 के लगभग थे और नैनार में आपके 12 संत थे। इन्होंने ये क्या करते थे, गायन से, भक्ति से, प्रेम के माध्यम से शिक्षाएं देते थे, ये पूरा था। तो यह नैनारों शिव के भक्त और अलबार विष्णु के भक्त की भावनात्मक कविताओं में परिलक्षित होता है। इन संतों ने धर्म को एक ठंडी औपचारिक पूजा के रूप में, पहले क्या था, धर्म मतलब माना पूजा, यज्ञ, हवन, यही सब, लेकिन इन्होंने क्या बोला, पूजा और पूजा करने वाले इनके बीच में क्या हो, प्रेम हो, और इसके रूप में इन्होंने इसको देखा। और सेम जो आपका भक्ति आंदोलन है, ऐसे ही सूफी आंदोलन चला था मुस्लिम धर्म में। अगला देखते हैं, भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सम्मेलन। अब चूंकि ये यूपी में हुआ होगा तो इम्पोर्टेंट है। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सम्मेलन 8 से 10 फरवरी 2025 तक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा में हुआ। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज यानी विरासत का इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, नोएडा में। सम्मेलन का विषय क्या था, कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन। इसका उद्देश्य महाकाव्यों पर आधारित कलात्मक अभिव्यक्तियों के विविध रूपों को उजागर करना था। अगला आ जाते हैं, देखो ये सारी जितने भी एक्टिविटीज हो रही हैं या तो नोएडा में हो रही हैं या थोड़ी बहुत लखनऊ में हो रही हैं। तो ग्रेटर नोएडा में NSDC अंतर्राष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन,
NSDC क्या है? NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, है ना। स्किल क्या होता है? देखो होता क्या है, इंडिया में जो आप पढ़ाई कर रहे हो BA BSc करके आ गए, लेकिन आपको नहीं पता कि आपने जो पढ़ा है उसका यूज क्या होना है। यहाँ तक कि जो बीटेक वाले होते हैं ना, बीटेक का भी जब आप पढ़ने जाओगे, जो आप पढ़ रहे होते हो उसका कुछ खास यूज नहीं है। जो वो स्किल चाहिए ना आपकी, कि आप किसी कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी में गए तो वो अपनी खुद से ट्रेनिंग दिलाती है सॉफ्टवेयर कंपनी, किसी भी जगह जाओ। तो स्किल लोगों के पास नहीं है ज़्यादा, लोग खुद से सीखते हैं, पढ़ाई का स्किल से कुछ खास यहाँ लेना देना नहीं है। चाइना ने उल्टा किया, चाइना ने बोला डिग्री हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज करो चाइना मोबाइल की अभी फैक्ट्री था, अब इंडिया आगे बढ़ रहा है, तो मोबाइल असेंबलिंग के लिए बहुत सारे लोग चाहिए, मजदूर लोग, है ना, मजदूर मान लो, या जो कम सैलरी वाले वर्कर होते हैं वो चाहिए। चाइना ने क्या किया, ऐसे ही स्किल डेवलपमेंट स्कूल इंस्टीट्यूट खोल दिए। वो सीधा डिप्लोमा देंगे आपको, डिग्री नहीं देंगे कि आप ग्रेजुएट हो गए, डिप्लोमा देंगे। अब कोई भी व्यक्ति जाके यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त करेगा, बिल्कुल प्रैक्टिकली चीज़ सीखेगा कि कैसे असेंबल करना है, क्या चीज़, उसे डिप्लोमा मिल गया। अब जिस कंपनी को रिक्वायरमेंट होगी वो जाके इनको ले लेगी। यही अब इंडिया कर रहा है, क्योंकि हमें अगर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बनना है तो हमें वो पढ़ाई देनी होगी जो बिल्कुल ज़रूरी है उद्योगों के लिए। तो इसी के लिए हमारी जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, अकादमी हैं, नेशनल स्किल मिशन जो चले हैं, वो सब इसी के लिए चले हैं। यह अकादमी भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय जो है MSD, इसके तहत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम बनाया गया था। इसकी प्रमुख पहल है, जो विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी प्रदान करेगा, जिससे कि आपको दुनिया में भी नौकरी मिल जाए। और भारत के कार्यबल को, ये कार्यबल जो है उसको क्या करेगा, कायाकल्प करेगा, बदल देगा। यह संस्थान विदेशी भाषाओं, स्वास्थ्य देखभाल, रोजगार कौशल, विमानन सहित विशेष क्षेत्रों में विशेष पाठ्यक्रम प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इसी के लिए ही चल रही है। युवाओं को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से इस योजना का शुभारंभ कब किया गया था? 2015 में। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत है, और वही नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसको क्या करता है, क्रियान्वित करती है। आगे चलते हैं। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा योजना का, एक भारत श्रेष्ठ भारत। क्या भारत के ऊपर से लेके नीचे तक चले जाओगे ना, यानी JNK से नीचे लद्दाख हो गया अब तो, और ठीक है, और नीचे कहाँ चले गए आप, तमिलनाडु तक, रामेश्वरम, पंबन ब्रिज, आज मोदी जी यहीं पर हैं पंबन ब्रिज में, धनुषकोडी वाला, ठीक है। तो यहाँ से नीचे तक जब आप जाओगे तो बहुत विविधताएं हैं, हर एक चीज़ में, लोग में, कल्चर में, भाषा में, खाना पीना। आपको लगेगा ही नहीं कि एक देश के सभी लोग निवासी हैं, दुनिया में कहीं इतनी विविधताएं नहीं हैं, ठीक है। तो जब इतनी सारी विविधताएं, तो इनको एक रखना है। बहुत सारे विभाजनकारी चीज़ें होती रहती हैं, अभी हिंदी भाषा पर बहुत विवाद चल रहा है साउथ में, है ना। MK स्टालिन है, उनको ये चीज़ शोभा देती है, उनकी पार्टी ही पूरी, एक बार पहले उन्होंने हिंदी भाषा का आंदोलन चलाया था, अभी फिर से वो चला रहे हैं, ठीक है। तो ये लोग चलाते हैं अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए, लेकिन लोगों में विभाजन होता है, तो उन्हें एक रखना है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे से जोड़ेंगे, एक दूसरे के कल्चर को सीखेंगे, जानेंगे, तभी तो वो जुड़ेंगे, है ना। तो इसी के लिए क्या चलता है आपका, एक भारत श्रेष्ठ भारत। और इसी को परिलक्षित करने के लिए काशी तमिल संगमम हर साल होता है। काशी और तमिल के लोग आपस में मिलके एक दूसरे से कल्चर जो एक्टिविटी होती है, कल्चरल एक्टिविटी, उसको शेयर करते हैं, जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वाराणसी में काशी तमिल संगमम, इसके 30वें संस्करण का उद्घाटन किया। यह विशिष्ट आयोजन भारत की सांस्कृतिक नींव को उजागर करता है तथा काशी और तमिलनाडु के बीच साझा भावनात्मक और रक्षात्मक बंधन पर जोर देता है। काशी में और तमिलनाडु में एक जगह है शिव काशी, रामेश्वरम भी है, वो भी भगवान शिव का तो हर जगह आप देखोगे उनके मंदिर मिलेंगे, तो वो भगवान शिव तो पूरे देश में हर जगह हैं, ठीक है। इनको जोड़ते हैं। जैसे ही आपने एक काशी क्योटो का नाम सुना होगा, जापानी क्योटो के आधार पर विकसित होना था, अभी पता नहीं चला कि ये क्योटो वाला जो प्रोग्राम है वो चल भी रहा है क्या है। तो ये संगमम जो है वो एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण से प्रेरित है। काशी उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बीच प्राचीन संबंध 15वीं शताब्दी से चले आ रहे हैं। मदुरई के राजा थे पांड्या, मदुरई में बहुत नायक वंश और पांड्या वंश, है ना। मीनाक्षी देखा होगा आपने, चिदम्बरम का मंदिर देखा होगा, एक है नटराज मंदिर चिदम्बरम में। तो बहुत सारे मंदिर हैं जो पांड्या शासकों ने बनाए। तो मदुरई के आसपास के क्षेत्र के शासक राजा पराक्रम पांड्या अपने मंदिर के लिए शिवलिंग लेने के लिए कहाँ आए थे, काशी आए। अब शिवलिंग इन्होंने यहाँ से ले लिया और उसको गाय पर रख के लेके जा रहे थे। लौटते समय वह एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गए, लेकिन जब वो चलने को रेडी हुए तो क्या हुआ,
की जो गाय थी उसने जाने से मना कर दिया। जब जाने से मना कर दिया तो इन्होंने सोचा शायद भगवान शिव की यही इच्छा हो। जब ये इच्छा हो तो इन्होंने क्या किया, वहीं पर शिवलिंग स्थापित कर दिया, जिस जगह को नाम बोला जाता है शिव काशी। ये भी तमिलनाडु में, मतलब वहां तक ये पहुंच गए थे। शिव काशी और भी फेमस है पटाखा के लिए। देश के सर्वाधिक पटाखा यहीं से बन के आते हैं। पटाखा फैक्ट्री है, छोटे छोटे बच्चों को भी लगाया जाता है। कोई ना कोई घटना हर साल घटित होती रहती है, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो ये वो स्थान है। जो भक्त काशी नहीं जा सकते थे उनके लिए पांड्यों ने क्या किया, दक्षिण पश्चिमी तमिलनाडु के तेनकाशी नामक स्थान पर एक मंदिर बनाया, जो बिल्कुल काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर बनाया, और जो केरल के साथ राज्य की सीमा के समीप है। तमिलनाडु में है लेकिन केरल सीमा के पास स्थित। एक सरस हाट का भी आयोजन किया गया है, सरस मेला इंपॉर्टेंट है आपका, ग्रामीण विकास बीपीओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सामान्य रूप से ग्रामीण भारत और विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के जीवन को बदलने का एक कार्यक्रम है। मेले के दौरान क्या हुआ, ग्रामीण स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है ग्रामीण, और कारीगरों को शिक्षित करने के लिए उत्पाद जो भी वो प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी पैकेजिंग, डिजाइन, संचार कौशल, सोशल मीडिया प्रचार, बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग कैसे हो, इस पर कार्यशालाएं, मतलब एक प्रकार से प्रशिक्षण दिया गया। और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लोगों को थोड़ी जानकारी मिल जाए कि पैकेजिंग कैसे करनी, कहाँ से कौन सी मशीन मिलेगी, क्या पैक करें, एक दूसरे से हमें सोशल मीडिया पर कैसे प्रचार करना है, प्रसार करना है अपने प्रोडक्ट का, तो इसी से तो हेल्प मिल जाती है। प्लस कई सारे बिजनेस से इनके कॉन्टेक्ट बनवा दिए जाते हैं। और किसके अधीन है ये, ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत दीनदयाल अंत्योदय योजना यानी कि डीडीवाई और राष्ट्रीय नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन एनआरएलएम इसके तहत है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एनआरएलएम यहाँ पर लिखा हुआ द्वारा पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी कापार्ट है। इसके बारे में मैंने अभी लास्ट टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को बताया भी था, कापार्ट है। इसकी उन्नति परिषद द्वारा आयोजित एक पहल है। अब कापार्ट क्या है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय है कापार्ट। अब तो इसको मर्ज कर दिया गया, जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान है उसके साथ, जो सरकार और गैर सरकारी संगठनों के बीच इंटरफेस के लिए है, जो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना चाहते हैं। उद्देश्य क्या है, ग्रामीण महिला जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, स्वयं सहायता समूह, इन सभी को एक मंच पर लाना, जिससे कि वो अपने कौशल का प्रदर्शन कर सकें, अपने उत्पाद को बेच सकें, थोक खरीदारों से सीधे संपर्क कर सकें, इन सब में इनकी मदद करना। एनएसएसटीए का 17वां स्थापना दिवस क्या है, एनएसएसटीए राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी। अब इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यूपी में हुआ है। 13 फरवरी 2025 को इन्होंने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया। यह दिवस कहाँ पर मनाया गया, महाल नोबिस ऑडिटोरियम एनएसएसटीए ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। विषय क्या था, सांख्यिकी उत्कृष्टता के माध्यम से शासन को सशक्त बनाना, क्षमता विकास करना और सहयोग के 17 वर्ष, क्योंकि 17 वर्ष हो चुके इसको। सांख्यिकी किसी भी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे सेकंड जो पंचायती जो आपके प्लानिंग सेकंड प्लान हुआ था, है ना, भारी उद्योग मंत्रालय, जो भारी उद्योगों की स्थापना हुई थी, तो पीसी महालनोबिस इसके हेड थे। इन्हीं के मॉडल को अपनाया गया था और ये बहुत बड़े सांख्यिकीविद थे। तो इन्हीं के उस पर ही महालनोबिस करके भवन भी है, इन्हीं के उस पर इंस्टीट्यूट का भी नाम है। ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में यह स्थित संस्था जो है आपकी एनएसएसटीए सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण संस्था है। इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। अगला है कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, क्योंकि ये न्यूज में था, इसके बारे में जानकारी आप लोगों को देनी थी तो ये शामिल कर लिया गया। कहाँ पर स्थित है, बहराइच में। यहाँ पर एक हाथी का शव मिला है, नर हाथी है, 40 से 50 आयु वर्ग का है। और कहाँ स्थित है, भारत नेपाल सीमा के पास कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य है, बहराइच में। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में ऊपरी गंगा मैदान में स्थित है। प्राकृतिक रूप से एक समृद्ध और विविध पारिस्थितिकी तंत्र बनाए रखता है। 400 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। 1987 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के दायरे में लाया गया। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के साथ मिलकर ये क्या है, टोटल क्या बनाता है, दुधवा टाइगर रिजर्व। तो दुधवा टाइगर रिजर्व में क्या आता है आपका, कतरनिया घाट भी आता है, किशनपुर भी आता है और दुधवा तो आता ही आता है।
इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। अभ्यारण्य में क्या क्या है, चीतल है, हिरन है, जंगली सुअर है, बाघ है, हाथी है, तेंदुए, ये सारी प्रजातियां हैं और प्रजातियों से क्वेश्चंस आते हैं। घड़ियाल भी है, बाघ है, गैंडे हैं, गंगा डॉल्फिन है, दलदली हिरन है, हिस्पिड खरगोश है, बंगाल फ्लोरिकन रहते हैं यहाँ पर, सफेद पीठ वाले गिद्ध होंगे यहाँ पर, ठीक है, ये सारे यहाँ पर रहते हैं। इस क्षेत्र में गिरवा नदी बहती है जो पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करती है। अगला है फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछा जाए, लोगों को नाम से समझ में ही नहीं आएगा ये क्या है, फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। होता क्या है, जब व्यक्ति या तो बहुत गर्म खून वाले व्यक्ति हों या जानवर हों जो भी हैं, तो इनका जो अपशिष्ट होता है इसमें ये बैक्टीरिया पाया जाता है, जो इंसानों का मल है इसमें पाया जाता है। तो जब ये मल मूत्र वगैरह सब नालों के माध्यम से किसी नदी में जाता है तो वहाँ पर इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। अब प्रयागराज में ये सारी चेकिंग इसलिए हो रही थी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग स्नान करने जा रहे थे कुंभ में। अब इस पर रिपोर्ट आई है, प्रयागराज में गंगा यमुना में कई स्थानों पर फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का स्तर काफ़ी बढ़ गया है, जिसके कारण गंगा यमुना का पानी क्या है, नहाने लायक नहीं रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है सीपीसीबी, इसने एक रिपोर्ट दी कि प्रयागराज संगम पर फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का स्तर वैसे कितना होना चाहिए था, 100 ml जल में 2500 यूनिट, ये सुरक्षित सीमा है, लेकिन इससे बहुत अधिक था। इस बैक्टीरिया के बारे में सूक्ष्म जीवों का यह एक संग्रह है जो मुख्यतः गर्म रक्त वाले जानवरों एवं मनुष्यों द्वारा उत्सर्जित मल या अपशिष्ट में पाया जाता है। फिर महाकुंभ 2025 का समापन हो गया, आप लोगों को पता होगा शाही स्नान आखिरी था 26 फरवरी को, और इसके बाद इसका समापन हो गया। समापन हुआ तो बहुत सारे लोगों की भागीदारी हुई, खासतौर से सुरक्षा कर्मी थे, स्वास्थ्य कर्मी थे और सफाई कर्मी थे। इन्हीं के लिए योगी जी ने बहुत सारी घोषणाएं की। प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हुआ था और 45 दिन बाद 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के स्नान के साथ इसका समापन हुआ। महाकुंभ मेला 2025 जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मेला बन गया। 66 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे थे, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की टोटल जो जनसंख्या 32 करोड़ के आसपास है, इससे डबल से भी ज़्यादा है, ठीक है। दुनिया में कहीं भी इतनी बड़ी भीड़ पहले कभी नहीं देखी गई। जो महाकुंभ मेला क्षेत्र है इसका जो एरिया है, तो दुनिया का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है इससे 166 गुना बड़ा एरिया था। तो ऐसे 166 गुने 66 स्टेडियम लगा दो, 166 स्टेडियम, उससे भी बड़े क्षेत्र में ये पूरा मेला विस्तृत था। इसका जो समापन समारोह है वो संगम तट पर 27 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया। क्या क्या घोषणाएं की गई कि सबसे पहले तो जो आपके नाव संचालक थे, ठीक है, तो इनको अगर बीमा कवर नहीं मिला तो इनको क्या है, किसान आपदा योजना के तहत नाव संचालकों को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। तो जो किसान को आपदा के समय लाभ दिया जाता था, तो नाव संचालकों को भी माना जाएगा कि ये लोग भी किसान हैं और इनको भी ये बीमा दिया जाए, जिसके तहत क्या होता है, कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हो जाए तो 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है जिन लोगों को। ये तो हो गया जीवन बीमा। फिर एक स्वास्थ्य बीमा है, जिन लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है उन्हें भी इसके तहत कवर किया जाएगा। जिन लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है उन्हें क्या है, आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर कर दिया जाएगा। महाकुंभ में जो ड्यूटी पर तैनात थे कौन, सफाई कर्मचारी और स्वास्थ्य कर्मी, इन्हें 10,000 रुपये का अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा, दिया जा चुका होगा अब तक। तो मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि राज्य सरकार एक निगम बनाएगी, ठीक है, इसके माध्यम से क्या करेगी, प्रत्येक सफाई कर्मचारी जो सरकारी नौकरी में नहीं है, नियोजित नहीं है, जैसे सैलरी नहीं मिल रही लेकिन वो सफाई कर्मचारी है, स्वास्थ्य कर्मचारी और उन सभी श्रमिकों को 16,000 रुपये प्रति माह वेतन देगी जो यहाँ पर नियोजित नहीं है। बस काम तो इन्हें सबको करना पड़ेगा तभी मिलेगा। यह राशि अप्रैल 2025 से डीबीटी के माध्यम से इनके खाते में भेजी जाएगी। अब भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी जो है 26 में है, इनका चुनाव हुआ है। पीएम की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई है, वही करती है। पहले इस समिति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या इनका कोई प्रतिनिधि होता था, फिर इनको अब हटा दिया गया, अब मोदी जी होते हैं, उनके एक पसंद के मंत्री यानी शाह जी होते हैं, और उनके ही सबसे पसंद के जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी, वो होते हैं इसमें।
इन लोगों ने चुना, इन्होंने विरोध किया, लेकिन यहाँ पर बहुमत हुआ और चुन लिए गए। ठीक है, ज्ञानेश कुमार इनका नाम है, यूपी के रहने वाले हैं, आगरा उत्तर प्रदेश के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की चयन समिति ने ज्ञानेश कुमार को चुन लिया। दूसरा जो है व्यक्ति जो चुने गए वो चुनाव आयुक्त हैं। एक्चुअली होता क्या, 1+2 का स्ट्रक्चर है। 1 हो गए आपके मुख्य चुनाव आयुक्त, तो 2 होते हैं चुनाव आयुक्त। तो चुनाव आयुक्त का भी पद खाली था, क्योंकि एक व्यक्ति को तो आपने मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया उसमें से, तो एक चुनाव आयुक्त भी चुने गए। वो कौन थे? हरियाणा के मुख्य सचिव हैं विवेक जोशी, इनको चुना गया। ज्ञानेश कुमार ने इससे पहले के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो थे आपके राजीव कुमार का स्थान ग्रहण किया है। तो पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे? राजीव कुमार। इनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा, यानी कि 2029 का चुनाव जो है इस टाइम तो होगा नहीं, चुनाव तो मार्च अप्रैल से शुरू होता है, उसके पहले इनका कार्यकाल खत्म होगा। हनुमान प्रसाद शुक्ल हैं, ये भी इनकी एक इंपॉर्टेंट नियुक्ति हुई है। अयोध्या के मिल्कीपुर तहसील के बलार मऊ गांव के रहने वाले हैं। प्रोफेसर हैं हनुमान प्रसाद शुक्ल। इन्होंने क्या किया? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में है, गांधी जी का वर्धा योजना आप लोगों ने सुना होगा, इनके कुलपति का पदभार संभाला है। ये वर्तमान में विश्वविद्यालय के तुलनात्मक साहित्य विभाग में प्रोफेसर थे, अब ये कुलपति बन गए। कामेश्वर चौपाल बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। राम मंदिर की जो पहली ईंट थी इन्होंने ही लगाई थी, विश्व हिंदू परिषद के नेता थे। इनकी मृत्यु हो गई है। तो कामेश्वर चौपाल कमरेल गांव, मरौना प्रखंड, सुपौल, बिहार के हैं। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए पहली ईंट इन्होंने ही रखी थी। कामेश्वर चौपाल ने 2002 से 2014 तक बिहार की जो विधान परिषद है उसमें ये रहे हैं। वह वर्ष 1982-83 में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री भी रहे थे। इन्होंने 9 नवंबर 1989 को अयोध्या उत्तर प्रदेश के राम मंदिर के निर्माण के लिए पहली ईंट रखी थी, मतलब ईंट बहुत पहले ही रख दी गई थी। निधन कब हुआ इनका? 7 फरवरी 2025 को, और उम्र कितनी थी? 69 वर्ष। आगे चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से आ सकते हैं। हर साल राष्ट्रीय खेल होते हैं, खेलो इंडिया करके। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025, इनका आयोजन कब हुआ? 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक हुआ। कहाँ हुआ? पूरे उत्तराखंड में। उत्तराखंड में किस किस जगह पर? देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार और अन्य शहरों में। 38 में थे। जो शुभारंभ करता थे वो आदरणीय मोदी जी थे। शुभंकर कौन थे? इसका शुभंकर जो होता है वो मौली था। मौली क्या है? उत्तराखंड के राज पक्षी मोनाल से प्रेरित था ये शुभंकर। टैगलाइन क्या थी? संकल्प से शिखर तक। थीम क्या थी? हरित खेल। कुल आयोजित स्पर्धाएं कितनी? 32, और कुल टीमें कितनी थी? 37। अब ये जानकारी है जूनियर असिस्टेंट पेड बैच की, जो भी ज्वाइन करना चाहो, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सारी क्लासेज हो चुकी हैं। जैसे ही आपकी एग्जाम डेट आएगी, आपका रिवीजन प्रोग्राम, प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह शुरू हो जाएंगे, तो पूरी आपकी फुल तैयारी हो जाएगी। सेम बैच आपका जो है फॉरेस्ट गार्ड का भी इसी तरीके से एग्जाम डेट आने पर रिवीजन प्रोग्राम टेस्ट यहाँ पर शुरू होगा। दोनों बैच ऐप पर हैं ऑलरेडी। सारी वीडियो क्लासेज, पीडीएफ, टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए गए। जीएस रेवोल्यूशन सर्च करोगे ऐप पर तो आपको प्ले स्टोर पर सर्च करोगे ऐप मिल जाएगा। ऐप के अंदर ऑप्शन आता है स्टोर करके, इस पर क्लिक करोगे सारे बैच मिल जाएंगे। देख लेना, जो भी बैच ज्वाइन करना है आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय खेल जो है आपके खेलो इंडिया उत्तराखंड में हुए, उनके बारे में और तथ्य जानते हैं। इस बार राष्ट्रीय खेल की जितनी भी ट्रॉफियां हैं, सभी ट्रॉफियां या पदक क्या है? ई कचरे से बने थे, तथा प्रत्येक पदक विजेता के नाम पर एक पौधा भी लगाया गया। जो एक सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है, इनकी एक टीम होती है सर्विसेज की, यही पिछले 6 खेलों में 5 बार तो ये टॉप पर रहे हैं। तो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड पिछली 6 राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में 5वीं बार प्रथम स्थान पर रहे हैं। 32 खेल प्रतियोगिताओं के अलावा खेलों में क्या है? 4 प्रदर्शन खेलों को भी शामिल किया गया था। 39वें जो राष्ट्रीय खेल होंगे वो कहाँ आयोजित किए जाएंगे? मेघालय में। 38वें राष्ट्रीय खेल में यूपी का प्रदर्शन देख लेते हैं। यूपी की रैंक थी 13वीं, राज्य का नाम यूपी। स्वर्ण पदक इन्होंने 13 ही जीते और 13वीं रैंक भी थी। रजत पदक 20 जीते, कांस्य 23 जीते और टोटल पदक जीते 56। इस तालिका को जरूर याद कर लेना। भारत के पहले बायोपॉलीमर संयंत्र का शिलान्यास कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के कुंभी गांव में।
ये मैंने न्यूज आपको 3 या 4 महीने पहले के करंट में दी थी कि लखीमपुर खीरी के कुंभी गांव में बायोपॉलीमर पार्क या एक प्रकार से संयंत्र स्थापित किया जाएगा। ये क्या करेगा, कहाँ, जो पॉलीथीन आप यूज करते हो प्लास्टिक वाली, ठीक है, इसकी जगह आप जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक नहीं होती, बायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल होता है उससे बने हुए सारे सामान मिलेंगे, जिससे क्या होगा, पर्यावरण को कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि ये सब विकसित हो जाते हैं और पॉल्यूशन नहीं करते हैं। इसी संयंत्र का कहाँ, लखीमपुर खीरी के कुंभी गांव में पहले ये घोषणा हुई थी, अब इसका शिलान्यास कर दिया गया। और कौन स्थापना करेगा, बलरामपुर चीनी मिल, 2850 करोड़ रुपए की इसकी लागत है। फिर सरस आजीविका मेला 2025, इसका आयोजन 21 फरवरी से 10 मार्च 2025 तक नोएडा के शिल्प हाट में किया गया। मुख्य उद्देश्य क्या है, ग्रामीण भारत की शिल्प और कलाओं का प्रदर्शन करना। मेले की इसकी थीम क्या थी, इंपॉर्टेंट है, लखपति दीदी की निर्यात क्षमता का विकास करना। जो दीदियां लखपति हो गई, अब इनको करोड़पति बनाना है, निर्यात करेंगी तो डॉलर में कमाएंगी, है ना। इसका आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, बीपीओ वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, के सहयोग से किया जा रहा है। सरस आजीविका मेला 2025 की बात है। फिर वाराणसी 2024 में भारत का पहला 3D डिजिटल ट्विन मैप बनाने वाला शहर बन गया। ये एक फैक्ट है। इसके बाद अगला फैक्ट क्या है, यूपी के लखनऊ में 1300 करोड़ रुपए की लागत से देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, जैसा मैंने बोला, एक भारत मंडपम है, दिल्ली में एक और बना था, नोएडा में है एक आपका एग्जीबिशन सेंटर, अब लखनऊ में बनाया जाएगा। और इससे क्या होगा, लखनऊ में कोई भी चीज़, मीटिंग होनी है, कोई आयोजन होना है, यहीं पर होने लगेगा, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थल बन जाएगा। दूसरा फैक्ट क्या है, लखनऊ के KGMU, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है ये। अस्पताल ने मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश के पहले तेजस्वी किसान मार्ट, नाम क्या है, तेजस्वी किसान मार्ट, पहला है। इसका शुभारंभ कहाँ हुआ, सोनभद्र जिले से किया गया। सोनभद्र में भी कहाँ है, सोनभद्र जिले के घोराबल तहसील स्थित इमलीपुर गांव, यहाँ पर राज्य का पहला तेजस्वी किसान मार्ट खोला गया। ताज महोत्सव का आयोजन कहाँ, जहाँ ताजमहल है वहीं होगा, आगरा में किया गया, लेकिन इसकी जो थीम थी वो इंपॉर्टेंट है, धरोहर। अगले उस पर आते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। यानी कि अब अनुवाद जो भी आप करोगे विधानसभा में, कोई किसी भी भाषा में बोले, आप कान में माइक लगा लोगे, अनुवाद होके आपकी भाषा में आएगा जिसमें आप सुनना चाहोगे। और यूपी पहली विधानसभा बना। अयोध्या का जो राम मंदिर है, देश में सालाना चढ़ावे के मामले में देश का तीसरा सबसे बड़ा धर्मस्थल बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले नंबर पर कौन सा मंदिर हो सकता है और सेकंड नंबर पर कौन सा हो सकता है जहां सर्वाधिक चढ़ावा आता है, वो आप लोगों को कमेंट में बताना। IIT BHU देश का पहला तकनीकी संस्थान बना, जहां पर PhD जो थेसिस आप लोग लिखते हो, बनवाते हो, जो भी PhD बहुत सारे लोगों ने तो नहीं की होगी लेकिन कुछ ने की होगी, तो इसका जो थेसिस है, इसका जो सारांश होता है, वो किन किन भाषाओं में, हिंदी, संस्कृत और सभी भारतीय भाषाओं में अब प्रस्तुत कर सकता है कोई भी स्टूडेंट। और ऐसा करने वाला BHU क्या है, पहला तकनीकी संस्थान बना। ध्यान रखना, तकनीकी संस्थान की बात हो रही। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल शो इलेक्रामा 2025। अब इलेक्ट्रिकल है, क्या लेना देना, लेकिन लेना देना है क्योंकि ये कहाँ हुआ है, यूपी के नोएडा में। इसका आयोजन 22 से 26 फरवरी 2025 तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में किया गया और यह 16वां संस्करण है। यह भारतीय विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग द्वारा आयोजित किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल भी है और इलेक्ट्रॉनिक्स है। कुछ लोग इसमें अगर अंतर नहीं कर पा रहे, तो इलेक्ट्रिकल अलग होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग होता है, और दोनों मिलकर इसका आयोजन करते हैं। अगला फैक्ट क्या है, लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला जी, इन्होंने प्रयागराज के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परिसर में, UPSC आयोग, ठीक है, UPPSC के परिसर में एक कल्प वृक्ष संग्रहालय का उद्घाटन किया। तो पूछा जा सकता है, कल्प वृक्ष संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जा रही है, अब तो की जा चुकी, उद्घाटन हो गया। तो मिर्जापुर यूपी की पहली डिजिटल नगर पालिका बनी, ये भी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारतीय उत्तराखंड गौरव सम्मान, क्योंकि उत्तराखंड के रहने वाले हैं, तो भारतीय उत्तराखंड गौरव सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। आगे चलते हैं।
हमें लगता है आज की क्लास आपकी जितने भी करंट अफेयर्स थे यहाँ आ गए हैं। अब आप लोग पढ़िए। वन स्थिति रिपोर्ट पर भी एक आपकी क्लास होगा जरूरी, तो क्लास आ जाएगी या फिर उस पर एक पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे सारे पेड ग्रुप्स में, तो वहाँ से आपकी कवर हो जाएगी। बाकी पढ़ते रहिए। रिवीजन प्रोग्राम ज़बरदस्त तरीके से हर एक ग्रुप में, बीपीओ खासतौर से मंडी में चल रहा है, सुबह से शाम तक चल रहा है। आपको टारगेट दे दिया जाता है, टेस्ट हो रहे हैं, क्विज हो रही हैं। इसको कीजिए क्योंकि लास्ट में एकमात्र उद्देश्य रहता है ज़्यादा से ज़्यादा बार आपका रिवीजन कर देना, आपको इतना मजबूर कर देना कि आपके सामने से 3 4 5 बार वो सारी चीज़ें गुजर जाएं, फिर बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। बाकी शेयर कर दीजिए जितने भी लोग पढ़ रहे हैं। अगर आपको हेल्पफुल लगता है, सारी चीज़ें लगती हैं कि हाँ आपको फ़ायदा मिल रहा है, तो जितने भी आपके टच में होते हैं, जो भी लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं, उनसे शेयर जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।